नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर। इस चैनल पे हम लोग 11th प्लस 12th के लिए होल सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जो भी है, बायोलॉजी की भी वीडियोज़ आएंगी बहुत जल्द। तो इस पे आपको ऑल सब्जेक्ट की सारी वीडियोज़ मिल रही है। इसी क्रम में आज से हम लोग इस पे हिंदी भी शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये हिंदी का आपका फर्स्ट क्लास होगा और सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी के सिलेबस पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यदि हम लोग हिंदी के सिलेबस पे बात करेंगे तो जो आपकी 12th की हिंदी है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इन सारी विषयों पे बात होगी। तो सबसे पहला तो ये चीज़ कि जो आपकी 12th हिंदी है उस हिंदी के बुक का आपका नाम है दिंगत, है ना। दिंगत भाग 2, ये आपका बुक का नाम है, 12th हिंदी के बुक का नाम है दिंगत भाग 2। ये बुक जो है वो हमेशा की तरह 2 हिस्सों में बटी हुई है, गद्य में और पद में। तो जो गद्य है उसमें आपको 13 चैप्टर लगभग पढ़ने हैं और करीब करीब पद में भी लगभग इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। गद्य में आपको निबंध, कहानियाँ, पत्र, है ना, ये ऐसे यात्रा वृत्तांत, डायरी, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। पद में अलग अलग प्रकार के कवियों की कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। ये आपका बुक है। इसके अलावा व्याकरण से भी प्रश्न होते हैं, निबंध पूछा जाता है, पत्र लेखन पूछा जाता है, संक्षेपण पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम लोग सबसे पहले अपने बुक के सिलेबस को पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर और निबंध लेखन और पत्र लेखन, जो कि हिंदी में लिखना बहुत बड़ा विषय नहीं है, हाँ शुद्ध लिखना और व्यवहारिकता की दृष्टि से लिखना बड़ा विषय जरूर है, क्योंकि निबंध लेखन तो यूपीएससी का भी सिलेबस है, लेकिन बोर्ड के लेवल पे निबंध लिखना या पत्र लिखना मेरी दृष्टि से बहुत बड़ा विषय नहीं, उसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आपके गद्य सेक्शन के पहले चैप्टर को लेकर आए हैं और कैसे हम लोग पाठ को पढ़ेंगे ये भी चीज़ थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि हर पाठ को, है ना, हर पाठ को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है लेखक परिचय। लेखक परिचय के बाद हम लोग देखेंगे उस पाठ का सारांश और पाठ के सारांश के बाद हम लोग देखेंगे पाठ के प्रश्न। ये 3 चीज हम लोग एक साथ करेंगे हर चैप्टर में। उसके ऊपर से मेरा एक सुझाव है सारे विद्यार्थियों के लिए कि आप हिंदी के दिंगत भाग 2 पुस्तक को खरीद लीजिए, जिसकी कीमत 35-40 रुपया है, या आप इंटरनेट से PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो भी मैं पाठ पढ़ाऊं उस पाठ को एक बार आप डिटेल में घर पे कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार पढ़िए। इतनी ही आसान मेहनत से आप हिंदी में 95, 96, 100 तक के स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने से आपका हिंदी में 95, 100 स्कोर हो जाएगा और उससे आप बोर्ड एग्जाम में 80+ स्कोर आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए इस पे जरूर ध्यान दें और इसे पढ़ें। इसके अलावा जब हम सारे चैप्टर खत्म कर देंगे फिर हम अलग से, इसमें भी आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने को मिलेंगे, लेकिन मैं अलग से फिर आपको एक सीरीज करवाऊंगा। किस चीज का? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। वहां पे हम लोग उसको करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और फिर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। अंत में मैं आपको गेस भी करवा दूंगा ताकि इसकी तैयारी बेहतर तरीके हो जाए। चलिए, तो अपने पाठ का नाम क्या है? बातचीत, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ये इसके लेखक है। लेखक का परिचय है कि इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ है और निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और बालकृष्ण भट्ट ने एक लेखक के तौर पर पहला जो कार्य किया तो उन्होंने संपादन किया एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का।
ये एक ऐसी पत्रिका है जो महीने में एक बार निकलती थी और इस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, जिसका संपादन किया हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट ने और उसका संपादन कब किया 1877 में। ये इनकी पहली रचना है। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी रचनाएं की, जैसे इन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। उपन्यास में शामिल है रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये इनके महत्वपूर्ण नाटकों के नाम है। एक नाटक से बात याद आया कि अब सॉरी ये इनके उपन्यास का नाम है। अब रचनाएं और उपन्यास से आया कि प्रश्न कैसे पूछता है कि आपको दे देगा ऑप्शन, बोलेगा कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, और 3 इनके रचनाओं का नाम दे दिया जाएगा और एक कोई और दे देगा, फिर आपको टिक करना होगा। तो इसीलिए किसी भी लेखक का जन्म, निधन, निवास स्थान और उसकी रचनाएं, ये 4 ऐसी चीज है जिसे आप हर हाल में याद रखिए, नहीं तो फिर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा और इनकी कुछ और रचनाएं हैं। उपन्यास के अलावे इन्होंने नाटक भी लिखे, और इस नाटक में आपको देखने को मिल रहा है कि पद्मावती एक इनका नाटक है, वेणी संहार नाटक है और शिशुपाल वध, ये 3 इनके प्रमुख नाटक है। कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट के यदि हम लोग युग की बात करें तो ये प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में आगे हैं। यदि बालकृष्ण भट्ट की क्वालिटी की बात करें कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो सबसे पहले तो एक बहुत ही महान पत्रकार थे, उसके बाद एक निबंधकार थे तथा एक आलोचक थे। अब प्रश्न यदि पूछा जाए कि क्या बालकृष्ण भट्ट कवि थे, नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट कहानीकार थे, नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट की सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वो एक पत्रकार थे, साथ ही इन्होंने कई महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे और एक बहुत ही प्रखर और विद्वान आलोचक भी थे। बालकृष्ण भट्ट जो है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी के, मतलब प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी में से ये आधुनिक हिंदी के गद, मैंने अभी बताया कि पद और गद 2 हिस्सों में होता है, तो गद के प्रमुख एवं पुराने रचनाकार है। सबसे पुराने रचनाकारों में से एक जौन है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के यदि युग की बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट का जो युग है भारतेंदु युग। जैसे क्या होता है कि अंग्रेजी में वैसे ही हिंदी में महत्वपूर्ण लेखकों के नाम पे हिंदी के पीरियड काल को डिसाइड किया गया है ना। जैसे एक हमारे हिंदी के बहुत ही प्रमुख नाटककार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके जीवन काल के समकक्ष चीज़ों को हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं। तो ये भारतेंदु युग के ही एक महान लेखक थे जो थे वो बालकृष्ण भट्ट। और जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है? बातचीत। और वो बातचीत जो है वो एक प्रकार का क्या है? निबंध। तो यहाँ से आपने 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से किया। पहला कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है? भाई बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 20 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। कब किया? 1877 में किया। बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास का नाम बताइए। रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। बालकृष्ण भट्ट के कुछ नाटक, पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है? प्रारंभिक युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक महान पत्रकार थे, एक समर्थ गद्यकार थे, एक आलोचक थे। बालकृष्ण भट्ट किस हिंदी के प्रमुख गद्यकार है? आधुनिक हिंदी के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के है? भारतेंदु युग के। और बोला गया कि बातचीत पाठ जो है वो एक प्रकार का क्या है? निबंध है। तो ये था आपको लेखक के बारे में, ठीक है। लेखक के बारे में ऐसे सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है इस पाठ का सारांश। अब देखिए, चूंकि बातचीत पाठ किताब में बहुत बड़े लेवल पे लिखा गया है, 5-6 पन्ना है उसमें, तो यदि मैं सबको यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा तो पता लगेगा 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो में भी खत्म नहीं होगी और फिर वीडियो बोरियत भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं पूरे पाठ का जो मसाला है वो एक ही साथ आपको एक जगह रख देता हूँ। जैसे कि एक ही कम शब्दों में ही मैं प्रयास करूँगा पूरे पाठ को आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। और साथ में मैंने सुझाव इसीलिए दिया है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उसको आप आसानी से क्या करिए, जाके पाठ को रीड करिए और रीड कीजिएगा तो उसमें वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब पाठ का सारांश जो है इसको शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि जो ये प्रस्तुत निबंध है, जिस निबंध का नाम क्या है? बातचीत है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है,
जिसके लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी हुई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को कहते हैं। बातचीत पाठ ही है। देखो कि दुनिया किस पे चल रही है बातचीत। अब हमारे आप कैमरे के उस पार हैं, मैं कैमरे के इस पार हूं और मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। बातचीत के माध्यम से पढ़ाई हो, तो बातचीत के माध्यम से अपनी अंदर की भावनाएं हैं, तो यदि बातचीत हमारे अंदर न हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, संसार क्या हो जाएगा। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि बातचीत जो होता है वो कैसे दिया जाए। जैसे यहाँ पर लेखक करे कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी हुई अनमोल वस्तु, जैसे ईश्वर ने मनुष्य को सुंदर आंखें दी है ताकि वो दुनिया का दृश्य ले सके। ईश्वर ने मनुष्य को कान दिए हैं जिससे वो बातें सुन सके। उसी तरह ईश्वर ने मनुष्य को क्या दी है, बोलने की शक्ति। और ये बोलने का शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, मतलब बोलने की शक्ति को गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है और सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने यही बताना चाहेंगे कि बोलने की शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे कि मेरी दादी माँ थी और वो एक गांव की महिला थी, भोजपुरी बोलती थी, ठेठ देहाती महिला थी, लेकिन उनके बातों में बहुत बड़ा दर्शन और फिलोसफी छुपा होता था। कभी कभी मैं बड़ा ही बेतुका बात कर देता था तो वो मेरे को एक गांव का जो होता है ना प्रोवर्ब, कहावत कह के सुनाती थी। वो बोलती कि देखो बबुआ, यही मुहम्मा से लोग पान खाला और यही मुहम्मा से लोग लात खाला। मतलब क्या है कि जब हमारी बोली भाषा अच्छी रहेगी तो हमें हर जगह सम्मान मिलेगा, और जब हमारा भाषा कटु रहेगा, उसमें ईर्ष्या भरा रहेगा, उसमें द्वेष भरा रहेगा, तो हमें हर जगह अपमान मिलेगा। मतलब यही बात को बालकृष्ण भट्ट अपनी भाषा में कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो हमें बोलने की शक्ति दी है, वाक शक्ति, उस वक्त बोलने की शक्ति का इस्तेमाल इंसान कैसे कर सकता है, इसी का उदाहरण वो इस पाठ में देंगे। कह रहे हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी दुनिया का क्या हाल है। मतलब यदि मनुष्य के पास बोलने की शक्ति ही ना होती, यदि मनुष्य बोल ही नहीं सकता, तो हम क्या करते कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया को राइटर क्या कह दिया, गूंगी दुनिया। पूरी दुनिया ही गूंगी हो गई। इस गूंगी दुनिया, देखो पक्षियों के पास भी बोलने की क्षमता है लेकिन सीमित है। जानवर भी बोलते हैं, कुत्ते भी बोलती हैं, गायें भी बोलती हैं, लेकिन उनके पास क्या है, बोलने के लिए सीमित शब्द है, सीमित भावनाएं हैं। वो अपनी बातों को भावनाओं से ज़्यादा व्यक्त करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास ईश्वर ने हजारों लाखों शब्दों दिए, कई भाषाएं दी, कितनी चीज़ें दी जिससे इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करता। तो वाक शक्ति यदि नहीं है तो पूरी दुनिया गूंगी है। कह रहा है कि यदि वाक शक्ति नहीं होती तो समस्त लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बिठा दिए गए होते, किसी से किसी को मतलब नहीं है। ये बातचीत ही है कि आपने एक नया मोबाइल खरीदा और आप दौड़ के उस दोस्त के पास जाते हैं और उसको अपना मोबाइल दिखाते। जब तक आप उसको अपना मोबाइल नहीं दिखेगा आपको मजा नहीं आएगा। आपके अंदर कोई दुख है और आप किसी से बोलते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। तो ये बातचीत का ही तो कमाल है। और यदि बातचीत ना होती तो सारी दुनिया लुंज पुंज अवस्था में किसी कोने में कोई ही, मतलब यही नहीं होता, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये इन वाक्यों के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के जीवन में बातचीत के महत्व पे चर्चा किया है। अब लेखक कह रहे हैं कि बातचीत कई प्रकार के हैं, जिसकी बड़ी डिटेल चर्चा वो पुस्तक में पाठ में किए हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पे एक दो छोटे छोटे बातों को दिखा रहा हूँ। लेखक बातचीत के अलग अलग पहलुओं को बताते हैं। बातचीत के कई अलग पहलू, जैसे घरेलू बातचीत, घर में एक जो बातचीत होती है उसे घरेलू बातचीत है। और घरेलू बातचीत लेखक के अनुसार मन लगाने का एक ढंग है। इधर बुआ बैठ गई है, उधर दादी बैठ गई, इधर पापा बैठ गए, उधर मम्मी बैठ गए हैं और हो रहा है चर्चा विस्तार से। शायद आने वाली शादी की चर्चा है या शादी बीत गई उसमें चर्चा हो रही चर्चा। ये क्यों? इस बातचीत का कोई उद्देश्य नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। बस ये बातचीत हो रहा है तो किस लिए हो रहा है? मन लगाने के लिए हो रहा है। तो इसके अनुसार घरेलू बातचीत को लेखक बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि घरेलू बातचीत मन लगाने का एक ढंग है। अच्छा, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं तो और भी कई प्रकार की बातचीत की बात किया है, जो यहाँ सारांश में नहीं दिया गया लेकिन पाठ में दिया गया है। जैसे दो दोस्तों के बीच बातचीत, दो लोगों के बीच बातचीत, तीन लोगों की बातचीत, दो सहेलियों की बातचीत। लेखक बड़े ही
चुटकी लेते हुए लिखता है कि जब दो सास एक साथ मिलती है तो उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा यही होता है कि तुम्हारी बहू कैसी है और मेरी बहू कैसी है। दो पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो वो कहीं पे भी मिले तो वो शेक्सपियर और मिल्टन जैसी ही बातें करेंगे, मतलब पढ़ाई लिखे में। जो क्लासरूम में विद्यार्थी तेज होता है उसका बातचीत कुछ और होता है। तो ऐसे न जाने लेखक कई प्रकार की बातचीतों की बड़ी डिटेल चर्चा बुक में किया है, जरूर पढ़िएगा। जैसा मनुष्य को लेखक कह रहे जैसे मनुष्य को अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। देखिए ये लाइन पढ़ के मुझे याद आ गया, एक बार मैं ऐसा ही एक पौराणिक देख रहा था कथा, तो उसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए मैंने तो संसार का क्या कर दिया, सृजन कर दिया, संसार में मनुष्य आ भी गए। मैं पौराणिक दृष्टि से बता रहा हूं, लेकिन संसार अभी मजेदार नहीं है क्योंकि संसार के पास रस नहीं है। तो जब तक रस नहीं है तब तक मनुष्य मजेदार, तो रस कैसे आएगा भाई, तो नाट्य शास्त्र की रचना की गई है ना। तो जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए देखो सब कुछ है, रुपया है, पैसा सब है, तो जिसके पास बहुत रुपया है अब वो क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी में रस लाना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। तो मनोरंजन करने के लिए घूमने जाता है, फिल्में देखने जाता है, टहलने जाता है, पहाड़ियों पर जाता है, जंगलों में जाता है। तो उसी तरह से मनुष्य को जिस तरह जिंदगी को मजेदार बनाने के अलग अलग चीजों की जरूरत है, उसी प्रकार यदि हमारी जिंदगी में बातचीत न हो तो फिर हमारी जिंदगी मजेदार नहीं बनेगी। आपकी जिंदगी में कैसा चल रहा है वो आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं तब तक आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी गंदगी या मवाद भरा होता है वह भाप बनकर बाहर निकल जाता है। कह रहे कि बातचीत वो कला, जैसे कि आप प्रेशर कुकर देखे होंगे, प्रेशर कुकर के ऊपर यदि सीटी ना हो तो प्रेशर कुकर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वो उसकी सीटी ही है जो उसके अंदर की सारी वाष्प को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। उसी तरह से जो हमारे अंदर बातचीत हम करते हैं वो हमारे अंदर की जो अच्छाई है उसको भी फैलाती है और हमारे अंदर की जो बुराई है, जो मवाद है, जो गंदगी भरा है उसको बाहर निकाल देती है। तो बातचीत हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी से बातचीत न रह के अकेले गुमसुम रहे तो ये भी संभावना हो सकती है कि हम पागल भी हो जाएं। तो बातचीत का महत्व है। कह रहे हैं लेखक कि इस थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं, इस अनमोल वाक शक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में बातचीत का एक अपना अलग ही महत्व है। बातचीत का जीवन में बड़ा ही ज्यादा महत्व है, इस बात को लेखक कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है मनुष्य के गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। तो मनुष्य जब बोलेगा तभी उसके गुण दोष प्रकट होंगे। तो इस चीज के लिए भी बातचीत जरूरी है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन महान विद्वान ने कहा कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक आप उसके गुण के, आपके चरित्र को नहीं समझ पाइएगा। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। लेखक ने यहाँ पर एक बड़ी ही बात कही है कि जो यूरोप के लोग हैं उनमें बातचीत करने का हुनर होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बात नहीं होती है, बतंगड़ होता है। तो बतंगड़ को आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं कह सकते हैं। वह व्यक्ति जो बातचीत के सलीके को जानता हो, जो बातचीत के लहजे को जानता हो, तरीके को जानता हो, वो जिसके पास हो। जैसे क्या होता है कि किसी की बातचीत सुन के आप वहां से चाहते हैं कि भाई पीछा छोड़ा के भाग जाए यहाँ से, कैसे भागे यहाँ से। और किसी की बातचीत सुन के लगता है कि यार दो वाक्य ये और क्यों नहीं बोल देता है। तो जिनके पास वैसी बात करने की शैली होती है, तकनीक होती है, उस चीज को लेखक क्या यहाँ पर कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब ये प्रश्न पूछता रहता है बराबर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। अंतिम कुछ लाइनों में लेखक का मानना है कि सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत क्या है। जैसे कई प्रकार के बातचीत का उदाहरण लेखक ने दिया, तो आखिर उत्तम प्रकार का बातचीत क्या है। तो लेखक कह रहे हैं कि स्वयं से अवाक होकर, अवाक मतलब चुपचाप होकर, खुद से चुपचाप होकर, अर्थात यह कि मनुष्य अपने वर्षों के उपरांत, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी भी अपने मनोवृत्ति को शांत कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य है। मतलब लेखक अंतिम लाइन में आकर यह बताया है कि आखिर मनुष्य के अंदर किस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए। तो स्वयं से बातचीत करना,
दुनिया का कोई काम नहीं, किसी मनोरंजन का काम नहीं, खुद से बातचीत करना। अब ये स्वयं से बातचीत करना क्या होता है, ये बहुत जानना जरूरी है। स्वयं से बातचीत करने का कई अलग अलग क्या है स्टेप्स हैं, कई अलग अलग सीढ़ियां हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर मनुष्य के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर ये पहली सीढ़ी जरूर होनी चाहिए जिससे वो स्वयं से बात कर सके। स्वयं से बात करने की पहली सीढ़ी ये है कि आप पूरे दिन में अपने क्या क्रियाकलापों को किए हैं, क्या कार्य किए हैं, उसे सोने से पहले आप क्या कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। देखिए कि आज मैंने जो कार्य किया है उससे कितने लोग जो है वो दुखी हुए हैं और कितने लोग उससे खुश हुए हैं। कौन से मेरे आज के वचन बड़े ही कटु थे, कौन से वचन मेरे मीठे थे। तो जो आपकी गलतियां होंगी उसकी एक अलग लिस्ट बनाइए, जो अच्छाइयां होंगी उनकी अलग लिस्ट बनाइए और अपनी गलतियों को डिलीट कीजिए कि कल के बातचीत में, कल के पूरे दिन में मैं किसी से ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर क्या होगा कि आपकी धीरे धीरे जो बुराइयां हैं, जो गलत तरीके से बातचीत करना है वो कम हो जाएगा और जो अच्छे तरीके से बातचीत करना है वो धीरे धीरे अधिक होते जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे आप एक संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये स्वयं से बातचीत करने का पहला क्या है, पहला पड़ाव है। इसके ऊपर आप जाइएगा तो दूसरा पड़ाव, तीसरा, कुछ ऐसे पड़ाव होते जिस पड़ाव पे गौतम बुद्ध पहुंच चुके थे कि उन्हें किसी से भी काम नहीं था, वो स्वयं से भी कई दिनों तक बातचीत करते हुए अकेले रह जाते हैं। कई ऐसे ऋषि महात्मा को भी आप देखे होंगे, कई ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो अकेला रहना पसंद करता है। इसी तरह अंग्रेजी के एक लेखक थे अलेक्जेंडर पोप, उनका मानना था कि दुनिया से वो विरक्त हैं, वो सॉलिट्यूड लाइफ जीना पसंद करते थे। तो वैसे लोग स्वयं से बातचीत करना पसंद करते हैं। तो स्वयं से बातचीत करना ही सबसे उत्तम प्रकार की वस्तु है, सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत है और यही लेखक का सुझाव है कि स्वयं से बातचीत किया जाए। चलिए ठीक है, तो ये है आपका सारांश और इसके बाद इसको बढ़िया से पढ़िए। इसको पढ़ने से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे और एक बार आप क्या करिए कि बड़े ही ध्यान से अपना पुस्तक भी पढ़ लीजिए, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा। उसके अलावा मैं अलग से इसकी ऑब्जेक्टिव की क्लास करवाऊंगा। बातचीत पाठ के जो भी पाठ में पढ़ाऊंगा उसको पाठ में एक तरीके से करवाऊंगा और उसका ऑब्जेक्टिव अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर देखते रहिए इस चैनल को और भी अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।